हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीना ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट क्लास 10 के लिए। ओके, चलिए सेक्शन ए है, उसमें क्वेश्चन 1 दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, यानी एमसीक्यूज गिवन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच क्वाड्रेंट इज द पॉइंट -3,5 रिप्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कोऑर्डिनेट प्लेन्स में जो -3,5, तो मैं आपको बता दूं एक्स एक्सिस इस तरह से होती है, वाई एक्सिस होती है, और यहाँ पे एक्स प्लस होता है, इस तरफ अपोजिट साइड माइनस, वाई ऊपर प्लस, वाई नीचे माइनस। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो प्लस प्लस होते हैं, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो माइनस और प्लस। ठीक है, हमेशा पहले एक्स एक्सिस की साइन कंसिडर की जाती है, फिर वाई एक्सिस की। यहाँ पे देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, ये दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज अवर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज अवर फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो माइनस माइनस, ओके, एक्स माइनस होता है, वाई भी माइनस होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट देखें तो वाई एक्स प्लस होता है और वाई माइनस होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे पास क्या है, माइनस प्लस। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, माइनस कॉमा प्लस। तो माइनस कॉमा प्लस कहाँ पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा बी सेकंड। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, x2 है, y3 है, u इक्वल टू -2, v इक्वल टू -3। यहाँ पे हमारे पास एक कोऑर्डिनेट्स दिया गया है x प्लस वाई कॉमा u प्लस वी। ये कहाँ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो देखिए सबसे पहले हमें x प्लस वाई यहाँ पे निकालना पड़ेगा और दूसरा हमें u प्लस वी निकालना पड़ेगा। ओके, तो अगर हम x प्लस वाई निकाल लेते हैं तो x देखिए 2 गिवन है, y 3 गिवन है, तो 2 + 3 यानी 5 मिल गया। और दूसरा हमें u प्लस वी निकालना है, तो u प्लस वी कितना है, देखिए -2 और -3। ठीक है, तो -2 -3 कितने होते हैं, -5। तो देखा जाए तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या कौन से हुए, 5, -5, यानी पहला वाला प्लस है और दूसरा माइनस है। तो प्लस माइनस कहाँ पे होता है, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ओके, सो ये फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पे आंसर आएगा। चलिए, ट्राइंगल है ए बी सी एज ए बी इक्वल टू 4 एंड बी सी इक्वल टू 7, देन क्या होता है। तो देखिए कभी भी एक ट्राइंगल होता है, जैसे कि ए बी सी की बात करूँ तो ए बी सी के अंदर आप देख सकते हो कि हमेशा कोई भी दो साइड का जो सम होता है ना, जैसे कि ए बी प्लस बी सी करता हूँ मैं, तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड आता है। और दूसरा एक होता है कि अगर मैं दोनों साइड का डिफरेंस लेता हूँ, डिफरेंस लेना। ओके, डिफरेंस में क्या होता है, जो भी बड़ा डायमेंशन माइनस छोटा डायमेंशन। ओके, तो ए बी माइनस अगर मैं बी सी करता हूँ तो ऑलवेज लेस देन आना चाहिए जो तीसरी साइड से। ठीक है, ये ट्राइंगल का रूल है। तो इसी तरह अगर यहाँ पे देखें तो ए बी 4 गिवन है, बी सी 7 गिवन है, तो अगर मैं इसको ए बी प्लस बी सी कर देता हूँ, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी कर देता हूँ, तो कितना आएगा, 4 + 7 दैट इज़ 11 आ जाएगा। ओके, इसी तरह अगर मैं ए बी माइनस बी सी, चलो ए बी माइनस बी सी नहीं करेंगे, डिफरेंस लेना है तो बी सी माइनस ए बी कर देते हैं। तो बी सी माइनस ए बी कर रहा हूँ तो कितना आएगा, 7 आएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, देखिए ए बी प्लस बी सी से बी सी जो होता है वो बड़ा होना चाहिए ए सी से, यानी जो 11 आया ना, 11 से ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक, 11 इज़ ग्रेटर देन ए सी। ओके, ये पहली कंडीशन, और दूसरा 7 इज़ लेस देन ए सी। तो ये वाली कंडीशन कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, देख सकते हैं हम कि ये रहा 7 इज ये 7 नहीं आ रहा। ओके सॉरी, बी सी माइनस ए सी, 7 - 4, सॉरी मैं पूरा लिखना भूल गया, 7 - 4 इक्वल टू 3। ओके, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 लेस देन ए सी। तो ये वाली कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई हो रही है, देखिए 3 लेस देन ए सी और 11 इज़ ग्रेटर देन ए सी, यानी ए सी इज़ लेस देन 11, ऐसा भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है, देखिए एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो अगर किसी पैरेललोग्राम में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो इसका एक बेस होता है और उसका एक एल्टीट्यूड होता है। तो एल्टीट्यूड यानी अगर मैं ये बेस से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूँ, ओके, ये परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड हाइट या तो एल्टीट्यूड। ओके, तो बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका एरिया, जो एरिया होता है ये वाला एरिया का आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो हाइट यानी दिस इज़ वर्टिकल डिस्टेंस, ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बेस। तो बेस और करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब ही हाइट होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, ए आएगा। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल तो सीधा सीधा फार्मूला है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फार्मूला है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी ये रहा करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। ओके, तो बी यहाँ पे आंसर आएगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं कि ए बी इज अ माइनर आर्क इन अ सर्कल विद अ सेंटर पी, आर इज अ पॉइंट ऑन अ मेजर आर्क एक्सेप्ट ए एंड बी, इफ एंगल ए पी बी इक्वल टू 150 देन ए आर बी इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मैं समझा रहा हूँ कि एक हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर क्या दिया गया है, पी दिया गया है। ओके, ए बी माइनर आर्क है। अभी माइनर आर्क कैसा होता है, देखो जैसे कि एक सर्कल है, इसके अंदर
एक सर्कल में यहाँ पे ए और बी मार्क कर देता हूँ, तो सेंटर से ही, तो ये वाला हिस्सा माइनर आर्क हो गया। कौन सा? ये वाला ए बी माइनर आर्क हो गया। और अगर मैं इस तरह से ए बी देखूँ, इस तरह से उल्टी तरह से ए बी देखूँ, तो ये मेजर आर्क हो गया, ये मेजर आर्क हो गया, दिस इज़ माइनर आर्क। ओके, तो यहाँ पे ही बात करते हैं हम लोग कि दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, तो ये कौन सा वाला आर्क हुआ? दिस इज़ माइनर आर्क। ओके, माइनर लिख रहा हूँ यहाँ सिंपली। और आर जो है इज़ अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, जो ए बी उल्टी तरह से देखे तो मेजर आर्क हो जाएगा। और एक्सेप्ट ए एंड बी, यानी ये जो एक आर पॉइंट है वो ए बी के अलावा कहीं पे भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ समथिंग यहाँ पे है वो आर्क, ठीक है, इस तरह से। अभी क्वेश्चन में क्या गिवन है? ए पी बी इज़ 150 डिग्री। तो यहाँ से आप देख सकते हो ए पी बी ये कितना गिवन है? 150 डिग्री गिवन है। और क्वेश्चन में क्या पूछा? ए आर बी। ओके, ए आर बी, तो यहाँ से देख तो ये वाला ए आर और यहाँ से इसको जोड़ते हैं। ओके, तो ये कितना होता है? तो देखिए हमारे पास थ्योरम है इसका कि अगर इस तरह से कोई एक लाइन सेगमेंट होता है ए बी, वहाँ वो जो सेंटर से एंगल बनाता है वो डबल होता है किसी और पॉइंट से जब एंगल बनाए तो, सर्कल के किसी और पॉइंट से एंगल बनाए तो। समझ रहे हो? तो जो जैसे कि ये ए और बी है, एक लाइन सेगमेंट है, वो सेंटर से कितना एंगल बना रहा है, इसको मैं लिख रहा हूँ ए पी बी। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा? ए पी बी जो सेंटर से एंगल बना रहा है, इस डबल होता है, वो डबल होता है किससे? कोई और पॉइंट से अगर एंगल बनाए तो, सर्कल पे, सेम सर्कल पे कोई और पॉइंट से। यहाँ पे कोई और पॉइंट कौन सा है? आर, तो उससे जो एंगल बना रहा है वो कितना है? ए आर बी। ओके, तो ये जो 2 है आप समझ सकते हो यहाँ पे कि ए पी बी गिवन है, यानी 150 इज इक्वल टू 2 एंगल ए आर बी। तो 2 डिवाइड में चला जाएगा 150 के, 150 डिवाइड बाई 2 इज एंगल ए आर बी। सो यहाँ पे कितना आएगा? 75 इज इक्वल टू एंगल ए आर बी। ठीक है, ये आप सॉल्व कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है बी। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ एन एंगल विथ मेजर 40 डिग्री इज। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है उनका जो सम होता है, अगर मैं इफ़ एंगल ए, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ 7 का। ओके, दिस इज़ नॉट 8, दिस इज 7। ओके, 7 नंबर। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कॉम्प्लीमेंट्री, तो इन दोनों का जो सम है कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, एंड लेट करके मैं यहाँ मान लेता हूँ कि लेट एंगल ए जो है वो 40 डिग्री है। ओके, जो क्वेश्चन में गिवन है, एक एंगल गिवन है 40 डिग्री, तो जो मैं ए को 40 डिग्री बोल देता हूँ। ओके, तो 40 प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स एंगल बी कितना हो जाएगा? 90 माइनस 40, दैट इज़ 50 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 50 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, चलिए, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ओके, यहाँ पे ओ आना चाहिए। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है, अगर एक सर्कल है हमारे पास, तो यहाँ पे अगर मैं कॉर्ड बनाना स्टार्ट करूँ तो देखिए दिस इज़ ए पॉइंट एंड दिस इज़ बी पॉइंट, तो ये एक कॉर्ड हुआ। अगर मैं धीरे धीरे बढ़ाता जाऊँ ए बी, देखिए बड़ा बनता जाएगा ये ए बी, तो एक सेंटर पे जो आएगा ना वो डायामीटर आएगा, वो सबसे लॉन्गेस्ट हो जाएगा कॉर्ड, फिर वापस छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये वाला जो है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। ओके, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, और ऑब्वियसली हम इसको क्या बोलते हैं? डायामीटर बोलते हैं। द एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड 10 सेंटीमीटर क्या होता है? ओके, दिस इज़ 9 नंबर। तो देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल का यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है कि एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं? लेट जो हमारा जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। ओके, सो √3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 10 का स्क्वायर। ओके, सो √3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 10 का स्क्वायर, दैट इज़ 100। सो 4 25 से कट होगा, तो अब ये आंसर आएगा 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा आंसर रहेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। तो 25 √3। ठीक है, तो ये रहा 25 √3। चलिए, मीडियन ऑफ द फर्स्ट 4 इवन नंबर इज। फर्स्ट 4 इवन नंबर का मीडियन हम निकालना है। ओके, तो 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला तो फर्स्ट 4 इवन नंबर लिख लेता हूँ मैं। फर्स्ट 4 इवन नंबर आर कौन से 2, 4, 8 और 2, 4 6 एंड 8। ठीक है, इसका मैं यहाँ पे
मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले काउंट करते कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 है। ओके, तो 4 मीन्स यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ इवन। तो इवन का जो होता है मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है कि मीडियन इज इक्वल टू n बाय टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन एंड होल डिवाइड बाय 2। ओके, सो यहाँ पे n क्या है, 4 है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 बाई टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस 4 बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। ओके, होल डिवाइड बाय 2। तो 4 बाई 2 यानी 2 आएगा यहाँ पे। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन प्लस यहाँ पे भी 2 प्लस 1 यानी थर्ड ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन कौन सा है यहाँ पे देख लो, ये अरेंज ही है। देखिए ये अरेंज ही है। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 4, सो 4 प्लस थर्ड ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 6, तो 4 प्लस 6 हो गया डिवाइड बाय 2, तो 10 डिवाइड बाय 2 दैट इज़ 5। तो हमारा मीडियन का आंसर क्या आएगा, सो मीडियन इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो चलिए 10 नंबर का आंसर क्या आया, 5 आया, ये रहा 5। A card is drawn random, well shuffled pack of 52 cards, then probability of that card being a king। ओके, तो 52 का कार्ड होता है, इसके अंदर देखिए तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास है 52, और उसमें पूछा है कि किंग आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ किंग्स है, एक कार्ड्स में कितने किंग्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ किंग्स होते हैं 4। ओके, सो प्रोबेबिलिटी of getting king is equal to total number of king divided by total number of cards, total number of cards। तो नंबर ऑफ किंग्स हमारे पास है 4 डिवाइड बाय 52। अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 4 13 सा, सो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/13 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 1/13, ये रहा। When two balanced dice are rolled simultaneously, the probability of getting the sum of number of dice, तो 9 आना चाहिए। तो 2 डाइस यहाँ पे हमें रोल करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 12 नंबर। तो 2 डाइस है ना, तो 2 डाइस है। ओके, तो उसके जो हमारे 2 डाइस के जो आउटकम्स होते हैं, तो आउटकम्स हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। किस तरह से 36 हो जाएंगे कि 6 का स्क्वायर, ओके, दैट इज़ 36 आउटकम्स। मैं आपको आउटकम्स बता दूँ कि आउटकम्स होते, देखिए 2 डाइस अगर मैं रोल करूँगा, ओके, दिस इज़ फर्स्ट डाई एंड 2 डाई रोल करूँगा, तो क्या हो जाएगा, या तो 1 1 आएगा, या तो 1 2 आएगा, या तो 1 3 आ सकता है, इसी तरह 1 4 आ सकता है, इसी तरह आप देख सकते हो, या 1 6 आ सकता है। ओके, इसी तरह या तो 2 1 आ सकता है, 2 2 2 3 2 4, इसी तरह या तो 2 6 आ सकता है। समझ रहे हो आप लोग। सो 3 1, फिर 3 2 3 4 3 5, या तो 3 6, फिर इसी तरह 4 6 5 6 और लास्ट में 6 6। ठीक है, 4 1 5 1 और 6 1, बीच में आप फिलअप कर सकते हो सारी चीज़ें। ये आउटकम्स है, ये क्या है, आउटकम्स। इतने टोटल आउटकम्स कितने हो काउंट करोगे तो 36 आएंगे। अभी यहाँ पे क्या पूछा है कि डाइस का जो सम होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 9 इज इक्वल टू, तो 9 कब आएगा, देखिए या तो पहले यहाँ पे 6 3 पे आएगा एक, ओके, 6 3 पे आएगा, फिर नहीं आएगा, फिर 5 4 पे आएगा एक, 5 4 पे आएगा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे 4 5 पे आएगा, और यहाँ पे 3 6 पे आएगा, ये रहा 3 6, फिर 2 6, तो इसका तो मैक्सिमम ही 8 आ रहा है, तो 2 5 तो नहीं होगा, 2 4 भी नहीं होगा, तो बस उसके ऊपर कहीं पे भी सम 9 हो ही नहीं रहा। तो ये 4 जो है ऐसे जिसका सम 9 हो रहा है, तो 4 डिवाइड बाय 36, ओके, सो 4 यहाँ पे 9 जा 36, दैट इज़ 1/9। सो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 1/9, ये रहा 1/9। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, उसके अंदर 13 क्वेश्चन देखते हैं कि द लाइन सेगमेंट, यहाँ पे ट्रू फॉल्स देना है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल
एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल। ऑब्वियसली अगर एक सर्कल है हमारे पास तो उसके सेंटर से हम कोई भी एक पॉइंट से जोड़ देंगे, उसको बनने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या आएगा, ट्रू आएगा। द पॉइंट 0,3 लाइज ऑन अ वाई एक्सिस। ऑब्वियसली ये भी कहीं ना कहीं ट्रू है। 0,3 यहाँ पे होता है 0,3, ओके। तो ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये सेकंड आंसर भी क्या आ रहा है हमारा, ट्रू आ रहा है। ओके, दिस इज ट्रू। एटलीस्ट 3 लाइन्स आर नीडेड टू क्रिएट ए क्लोज फिगर। क्लोज फिगर बनाने के लिए एटलीस्ट 3 लाइन्स चाहिए, तो ये भी ट्रू है। द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ लीनियर पेयर मस्ट बी 90 डिग्री। सो दिस इज फॉल्स। तो जब भी लीनियर पेयर बनाता है, कोई भी लीनियर पेयर बनाता है इस तरह से, देखिए दिस इज एंगल एक्स, दिस इज एंगल वाई। तो लीनियर पेयर का जो सम होता है हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ना कि 90 डिग्री। ओके, सो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हो 17 नंबर। तो यहाँ पे क्या गिवन है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या लिखना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स लिखना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कॉस्ट जो है नोटबुक की वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ अ पेन की। ओके, तो हमें सबसे पहले पेन की कॉस्ट को एज्यूम करना पड़ेगा। लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी एक्स रुपीज़, ओके, ये एक्स रुपीज़, एंड हो जाएगा, देखिए द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं इज इक्वल टू वाई बोल देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू वाई रुपीज़, ठीक है। तो देखिए अब जो नोटबुक है वाई वो क्या है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन है, यानी 2 टाइम्स एक्स है। ओके, सो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाना है, तो वाई को हमें यहाँ भेजना पड़ेगा। ओके, तो एरो लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई हो जाएगा। तो थोड़ा LHS आ रहा है जिसको अरेंज कर देते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अवर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, यहाँ पे आंसर लिखना है आपको कि द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज, ऐसा करके यहाँ पे आंसर आपको लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विद अ रेडियस इज इक्वल टू 7। तो r इज इक्वल टू क्या दिया है, 7 दिया है। एक स्फीयर है हमारे पास जिसकी रेडियस क्या है, जिसकी r है 7 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके, CSA बोलते हैं हम लोग, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ओके। तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फार्मूला रहता है वो रहता है 4 पाई आर स्क्वायर, ओके, 4 पाई आर स्क्वायर। तो एक्चुअली तो सरफेस जो टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया स्फीयर का सेम ही रहता है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई पाई को हम ले लेते हैं 22/7, और आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 7 7 कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 616 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लास्ट में आंसर लिख देना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आंसर करके लिखना, द कर्व्ड सरफेस एरिया इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द मोड ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस गिवन है, ओके। तो मोड ऑफ ऑब्जर्वेशंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, सबसे पहले मैं अरेंज कर देता हूँ इसको कि दिस इज़ 9। अरेंज करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बट आप तो भी कर दो तो अच्छा रहेगा, ओके। 9 के बाद है 10, एंड 10 दूसरी बार नहीं है, ओके। इसके बाद आप समझ गए होगे अब क्या करना है आपको, ये सब अरेंज करना है। देखो 13 3 टाइम्स है, ओके। सो 13 13 13। उसके बाद देखिए 13 के बाद हमारे पास है 17 है, 18 है, 19 है। तो 17 18 19, उसके बाद हमारे पास 22 एंड 26 है। सो 22 एंड 26 ये टोटल आपको काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो 13 है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम है, बाकी सारे देखिए एक एक बार है, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 13 सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं द ऑब्जर्वेशन 13, जो 13 वाला जो ऑब्जर्वेशन है उसका वो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ओके। तो ऑब्जर्वेशन 13 हैज़
हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 3, 3 बार है और जो सबसे ज़्यादा है, ओके, एंड इट इज़ हाईएस्ट, ओके, एंड इट इज़ हाईएस्ट, ऐसा भी लिख देता हूँ कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा मोड इक्वल टू क्या आएगा, 13 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन है कि 5 आर एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द मीडियन, ओके। यहाँ पे थोड़ा गलती ये है कि यहाँ मीडियन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए मीन होना चाहिए, ओके। तो एक्स बार होना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए, तो हम क्या लेते हैं, लेट जो ऑब्जर्वेशन है, लेट ऑब्जर्वेशंस आर, ऑब्जर्वेशन जैसे कि x1, x2, x3 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हमने कितने ऑब्जर्वेशन लिए, कुछ nth ऑब्जर्वेशन लिए, ओके, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिए। और तो उसका एक्स बार जो होता है, आपको भी पता है, जो मीन होता है, मीन होता है एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाय एन, ओके, समेशन ऑफ एक्स आई यानी यही 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये कितना होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3, इस तरह से हम करते जाएंगे कब तक, जब तक xn नहीं आ जाएगा तब तक, और डिवाइड बाय n। तो ये होता है मीन। अब क्या बोला है, 5 आर एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, ओके। तो जो 5 आर एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, ओके, ईच ऑब्जर्वेशंस। तो अब क्या हो गया, ऑब्जर्वेशंस क्या बन गए, सो ऑब्जर्वेशंस, अब जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशंस हो गए वो हो गए, सो ऑब्जर्वेशंस आर, यहाँ पे ये हो गया x1 प्लस 5 हो गया, x2 प्लस 5 हो गया, x3 प्लस 5 हो गया, इस तरह से बीच में सब लोग हो गए, और लास्ट में हम देखेंगे कि xn प्लस 5 हो गया, ठीक है। अब जो हमारा जो न्यू x बार, उसको मैं डैश बोल देता हूँ, तो x बार डैश क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x1 प्लस 5, ठीक है, प्लस x2 प्लस 5 प्लस x3 प्लस 5 प्लस बीच में गैप पड़ेगा, मतलब सारे नहीं लिख रहा हूँ इसीलिए, xn जो लास्ट वाला होगा उसमें भी प्लस 5, और डिवाइड बाय, देखिए ऑब्जर्वेशंस तो उतने ही रहेंगे, तो दैट इज़ n ऑब्जर्वेशंस। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, x1 x2 x3 और xn ये सारे अलग कर दे रहा हूँ, तो ये बन जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, और बीच के जो सारे x है वो, और xn, ठीक है, ये अलग कर दिए। और मैंने ये 5 5 5, देखिए तीन बार जो 5 आपको दिख रहा है वो, प्लस बीच में जितने भी 5 है वो सारे, प्लस ये लास्ट वाला 5, ओके, ये भी यहाँ पे आ गए, और सबके नीचे क्या है, n है। तो n LCM है, तो उसको थोड़ा अलग कर देते हैं हम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn तक, उसके नीचे मैंने n बांट दिया, प्लस यहाँ पे भी क्या हो गया, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस 5, उसके नीचे भी n बांट दिया। अभी ये जो देखिए, ये तो सीधा सीधा फार्मूला बन गया हमारा x बार का, ओके। तो ये मेरा क्या बन गया, x बार बन गया, ठीक है। ये x बार डैश क्या है, नया वाला मीन है, और ये पुराना वाला x बार है वो पुराना वाला, तो x बार प्लस ये 5 5 5 कितनी बार हो गए, n टाइम्स हो गए, ओके। सो दिस इज n टाइम्स 5, ओके, n टाइम्स 5, और डिवाइड में भी n है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि n मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका जो नया x बार मिलेगा वो क्या मिलेगा, x बार प्लस 5 मिलेगा, ठीक है। तो आप जब भी ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड कर दोगे सारे ऑब्जर्वेशंस में, तो आपका जो नया x बार का आंसर आएगा वो आएगा x बार प्लस 5 करके आएगा। चलिए यहाँ पे PE गिवन है 0.37, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट E, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन है 0.37, ओके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट E बार, तो वो होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, दैट इज़ 1 माइनस 0.37। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0.63। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का आंसर क्या आएगा, 0.63। राइट द रेशनलाइज फैक्टर ऑफ 1/√7 माइनस √4। तो आप देख सकते हो कि इसको जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, √7 प्लस √4, यानी इसका ऑपोजिट मेंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे क्या बन जाएगा, ये a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा, और a² माइनस b² आंसर करके वो रैशनलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इधर सिंपली यहाँ पे आंसर ये है कि रैशनलाइज फैक्टर जो है, रैशनलाइज फैक्टर
ऑफ 1/√7 माइनस √4 इज़, ये क्या है, √7 प्लस √4, ठीक है। तो इस तरह से रैशनलाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे पैर लिखने फॉर्मूला है। तो सबसे पहले जो ए है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो अभी मैंने स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया बोलो या कर्व्ड सरफेस एरिया स्फीयर का बोला था 4πr²। अब हेमिस्फीयर है यानी एक आधा स्फीयर, तो जिसका फार्मूला क्या होता है, 2πr² होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो थर्ड वाला इसका आंसर है। बी क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पूछा है। दी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो होगा वो होगा, देखिए यहाँ पे एक तो क्यूब में तो एक ही आंसर दिखाई दे रहा है ना। तो फाइनली एक्चुअली जो वॉल्यूम जो होता है स्फीयर का, जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4πr, सॉरी नॉट 4, हाँ 4/3πr³ होता है स्फीयर का वॉल्यूम। बट हेमिस्फीयर का होता है 2/3πr³, ओके, πr³, ठीक है। थोड़ा सही से लिख देता हूँ, πr³। तो ये जो है ये फर्स्ट वाला इसका आंसर रहेगा, ओके। चलिए यहाँ पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ है। तो ए वाली जो आइडेंटिटीज़ है ये क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ जिस तरह से लिखा है वैसे आपको आंसर लिखना है, ठीक है। सो x² प्लस y² माइनस 2xy। बी की बात करते हैं, ये है x² माइनस y², तो ये होता है, इसके सामने ही है इसका आंसर, x प्लस वाई इन द फर्स्ट ब्रैकेट एंड x माइनस वाई इन द सेकेंड ब्रैकेट, ओके। चलिए क्वेश्चन 6 है, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है 2⁻2/3 मल्टीप्लाई बाई 2⁻1/3, ओके। सो यहाँ पे हो जाएगा 2⁻2/3 प्लस 1/3, ओके। ये जो हमारे पास फार्मूला है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो फार्मूला रहता है, जैसे a⁴m मल्टीप्लाई बाई a⁴n है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ a⁴m प्लस n, ओके। ये रूल के हिसाब से लिख सकता हूँ। तो 2 क्या हो जाएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा, सो 2 + 1 दैट इज 2⁻3/3। अब 3 कैंसिल हो जाएगा यानी 1 आ जाएगा, 2⁻1 दैट मीन्स द आंसर इज 2, ओके। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे बाजू में ही कर रहा हूँ मैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है 3⁻1/5 ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर पावर है 4, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3, ब्रैकेट नहीं लिख रहा हूँ 3, अगर ब्रैकेट ओपन करूँगा तो पावर है जो मल्टीप्लाई में चली जाएगी, ओके। तो अगर a⁴m होता है और ब्रैकेट के बाहर उसका पावर n होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a⁴m × n, ठीक है। तो इसी फार्मूला के हिसाब से आप देखें तो 3 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल नहीं हो रहे 4 और 5, तो 4 × 1 = 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5। सो पावर क्या आएगी, 4/5। चलिए फाइंड द रिमाइंडर ऑफ पोलिनोमियल्स, ये गिवन है, डिवाइड बाय ये है। तो पहले इस पोलिनोमियल की बात है तो नाम दे देते हैं कि लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, और एक हम ले लेते हैं g ऑफ x, ले लेते हैं x प्लस 1। हमें यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड करना है, ओके। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हमारे पास बहुत सारी मेथड है। आप डिवाइड भी कर सकते हो, इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो डिवाइड करके जो हमारा आंसर आएगा तो वो भी चलेगा, वो भी उसका रिमाइंडर कितना आएगा। और दूसरा भी हमारे पास मेथड है जिसको बोलते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम, ओके। तो हम अगर मैं दोनों मेथड से बताऊंगा, जिसको भी सेकंड मेथड डायरेक्टली करनी है वो देख सकता है, दिस इज़ मेथड नंबर 1। और जिसको भी मेथड नंबर 1 देखने के बाद स्किप करना है तो मेथड नंबर 2 स्किप कर देना, ओके। मैं दोनों मेथड बताने जा रहा हूँ, तो जिसको भी एक ही मेथड देखनी वो एक मेथड देखेगा और दूसरे को स्किप कर देगा, ओके। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे क्या करना है, x है हमारे पास और x³ लाना है, तो x² मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर x² रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x³ और x² × 1 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे x², ओके। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस, तो x³ कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो चलिए यहाँ बचेगा 3x² माइनस x² दैट इज़ 2x², ऊपर से मैंने उतारा 3x प्लस 1। चलिए अब है x और यहाँ पे लाना है मुझे 2x², तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे प्लस 2x, तो 2x² आ जाएगा और 2x × 1 करूँगा तो यहाँ पे भी 2x आ जाएगा। मैं साइन चेंज करूँगा और 2x² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3x² माइनस 2x दैट इज़ x, और ऊपर से उतारा मैंने 1। अब x है और x लाना है यानी प्लस 1 मल्टीप्लाई से हो जाएगा, तो x 1 = x और 1 × 1 हो जाएगा, ये 1 × 1 हो जाएगा 1, माइनस माइनस और दोनों अगर कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, तो मेरा रिमाइंडर बचेगा
0। ओके, सो रिमाइंडर आप लिख सकते हो यहाँ पे, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके, चलिए सेकंड मेथड नहीं देखनी तो स्किप कर दो, या तो आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से है ना, यहाँ से अलग है, ये ऊपर वाला तो लिखना ही आपको। तो जी ऑफ एक्स जो गिवन है इक्वल टू मैं 0 मान लेता हूँ, जिससे मेरा x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या लेना है मुझे, -1। अब मैं क्या रहा हूँ यहाँ पे p ऑफ -1 निकाल लेता हूँ। तो p ऑफ -1 मेरा हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। ओके, सो दिस इज -1, दिस इज 3 इंटू 1, ये हो जाएगा इसको डायरेक्टली लिखते थे -3, और ये हो जाएगा +1। ओके, सो -1 +3 -3 +1। तो आप देख सकते हो सारे प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल करते हुए दिखा रही है। -1 +1 को काट रहा है, +3 -3 को काट रहा है। ओके, सो फाइनली मेरे पास कुछ नहीं बच रहा, सो दिस इज 0। तो ये है रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से। तो यहाँ पे भी मेरा आंसर क्या आया, 0 आया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन है, फाइंड द 4 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2x + y इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास है 2x + y इज इक्वल टू 7। तो 4 सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम एक x ले लेंगे, लेट x इक्वल टू 1 ले लेते हैं और इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 1 y इक्वल टू 7। सो 2 + y इक्वल टू 7। तो y इक्वल टू हो जाएगा 7 - 2, देन y इक्वल टू हो जाएगा 5। ओके, सो यहाँ पे मेरा x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5। दिस इज़ फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पे सेकंड सॉल्यूशन निकालूंगा। सेकंड सॉल्यूशन है x इक्वल टू मैं 2 ले लेता हूँ। ओके, सो 2 + y विच इज़ इक्वल टू 7। तो 4 + y इज़ इक्वल टू 7। सो y इज़ इक्वल टू 7 - 4, सो y इज़ इक्वल टू 3। ओके, तो यहाँ पे एक और आंसर आ गया है, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। ये सेकंड सॉल्यूशन हो गया। थर्ड सॉल्यूशन निकालते हैं, x इक्वल टू मैं 3 ले लूँगा। सो 2 3 + y इक्वल टू 7, सो 6 + y इक्वल टू 7। तो y इक्वल टू 7 - 6, देन y इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे एक और आंसर आ गया, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1। और एक और सॉल्यूशन निकालना है जहाँ पे मैं x इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। तो 2 0 + y इक्वल टू 7, दैट मीन्स 0 + y इक्वल टू 7, देन y इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 आया और y इक्वल टू 7। इस तरह से 4 सॉल्यूशंस दिख रहे हैं। सो सॉल्यूशंस क्या है मेरा, 1,5, एक सॉल्यूशन है 2,3, एक और सॉल्यूशन है मेरे पास 3,1, और एक और सॉल्यूशन से 0,7। 4 सॉल्यूशंस मांगे थे, और भी आपको लाने हैं तो ला सकते हो इसी मेथड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे 2 डेफिनेशन लिखनी है। नंबर 1 इज़ पैरेलल लाइंस की। ठीक है, टू लाइंस called L and M, 2 lines L and M in a plane are said to be parallel if they have no common point intersect at each other. Okay, ऐसा भी लिख सकते हो। and we can write them as L parallel M. ओके, इस तरह से लिख सकते हैं। और एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस always remain सेम। ओके, और यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो 2 पैरेलल लाइन। एक पैरेलल लाइन है L और एक पैरेलल लाइन है M. ओके, सो फिगर shows 2 पैरेलल लाइन्स, यहाँ पे लिख देते हैं 2 पैरेलल लाइन्स। ओके, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन है लाइन सेगमेंट। ओके, सो लाइन सेगमेंट के बारे में लिखते हैं कि लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ a line having a definite length, it has 2 endpoints, it has 2 end points. ओके, तो यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज लाइन सेगमेंट जिसके 2 एंड पॉइंट है, ये रहा A और दूसरा है B. ओके, तो यहाँ पे उसके बारे में लिख देते हैं इन द फिगर कॉमा, a line segment is shown
line segment is shown having endpoints A and B, it is written as AB और BA। क्वेश्चन 10 है ABCD एक हमारे पास रेक्टेंगल है, ओके। ABCD रेक्टेंगल है जिसके अंदर A, B, C और D, और AB है 5 सेंटीमीटर, दिस इज़ 5 सेंटीमीटर, एंड BC है 12 सेंटीमीटर। तो डायगोनल BD का जो लेंथ है, डायगोनल हमें फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ से मैं पहले AC निकाल लेता हूँ, ओके। ये AC निकाल लेता हूँ क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाई दे रहा है, ओके। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, पहले AC निकाल लेता हूँ फिर BD निकाल लूँगा, ओके। सो यहाँ पे ट्राइंगल ABC इज़ ए राइट एंगल, ओके, इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो उसके हिसाब से हम देखें तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AB इज़ 5 का स्क्वायर, BC इज़ 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा 144, सो दिस इज़ 169। 169 क्या है, AC स्क्वायर आया, तो AC इक्वल टू हो जाएगा √169, दैट मीन्स AC इज इक्वल टू हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ओके। सो 13 सेंटीमीटर क्या आया, हमारा एक डायगोनल आ गया, बट रेक्टेंगल होता है जिसमें दोनों डायगोनल का लेंथ जो होता है सेम होता है, तो BD इज इक्वल टू AC, दैट मीन्स 13 सेंटीमीटर, ओके। कारण क्या है, एज डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, ओके, ये हमें पहले से पता है। सो आंसर जो है हमारा BD इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, इन द फिगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एंड AC एंड BD आर इट्स डायगोनल। इफ एंगल DBC इज इक्वल टू 55 डिग्री एंड BAC इज 45 डिग्री, फाइंड BCD, ओके। सो यहाँ पे चलिए एक हमारे पास यहाँ पे आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, और इसके अंदर हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसके अंदर दिखाई दे रहा है, जो है A, B और इस तरह से कुछ है यहाँ पे C, ABC एंड D। उसके अंदर हमारे पास उसके डायगोनल्स है, दो डायगोनल्स क्या दिखाई दे रहे हैं, एक दिखाई दे रहा है AC और एक दिखाई दे रहा है हमारे पास BD, ओके। सो अभी क्वेश्चन में DBC गिवन है, वेयर इज DBC, दिस इज DBC दैट इज 55 डिग्री गिवन है, और BAC गिवन है, BAC दैट मीन्स इतना जो गिवन है वो गिवन है 45 डिग्री, ओके। सो चलिए अभी हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तो किस तरह से इसको फाइंड करेंगे। तो पहले गिवन डेटा लिख देते हैं कि जो गिवन है दैट इज़ एंगल DBC गिवन है 55 डिग्री, ओके। थोड़ा हैंड राइटिंग आप संभाल लेना क्योंकि फास्ट लिखते ऐसा अभी फटाफट हो ही रहा है इस तरह से, है ना। तो BCD हमें है वो फाइंड करना है, कहाँ है BCD, वेयर इज़ BCD, ये यहाँ से पूरा एंगल है वो क्वेश्चन मार्क है, ओके। तो देखिए जो इससे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो सामने वाला एंगल है ना, ये A पूरा, अगर ये मुझे A पूरा मिल जाता है ना, तो ये प्लस सामने वाला, तो उसको दोनों टोटल 180 होता है, तो ये मिल जाएगा ना, तो ये सामने वाला ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो हम ट्राई करेंगे कि वो ये जो A एंगल है वो पूरा हमें यहीं से मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मुझे क्या मिल सकता है, सबसे पहले मुझे मिल सकता है कि CAD मिल सकता है, ठीक है। ये वाला मिल सकता है मुझे, किस तरह से, मैं आपको बता दूं कि जो CAD होता है वो इक्वल होता है DBC के कितना DBC के, क्यों, क्योंकि वो सेम लाइन सेगमेंट है। देखिए जब कोई भी एक इस तरह से आप कोई एक लाइन सेगमेंट है उस पर अगर ये देखिए ये एक पॉइंट ले रहा हूँ मैं, जैसे कि P पॉइंट ले रहा हूँ, ओके। तो ये जो एंगल जितना भी बनता है, और इसी तरह मैं अगर सेम एंगल कहीं और बनाता हूँ जैसे कि Q, और अगर वो सेम लाइन सेगमेंट पे अगर आप वो एंगल बनाने की कोशिश करो, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये दोनों हमेशा क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है। क्योंकि लाइन सेगमेंट्स सेम लाइन सेगमेंट्स पे बनाए हुए एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो CD है उसी के वहाँ से एक एंगल B वाला दिखाई दे रहा है और एक एंगल A वाला दिखाई दे रहा है, ओके। तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए, सेम हो गए, ओके। तो दोनों 55, तो ये वाला मुझे कितना मिला, 55 डिग्री मिल गया, ठीक है। इसका रीज़न है हमें लिखना पड़ेगा कि एंगल्स
एंगल्स इन द सेम लाइन सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम लाइन सेगमेंट जो है सी डी। ठीक है, तो चलिए इसके बाद तो क्या है, इसके बाद ये मैंने बोला जो ए पूरा मिल जाए, तो एक पूरा कितना है, बी ए डी पूरा है। बी ए डी कैसे बन रहा है, एक बी ए सी को प्लस करके किससे के साथ, सी ए डी के साथ प्लस करके। ओके, सो 45 प्लस 55 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों मिलके कितने हो गए, 100 हो गए, तो सामने वाला ऑटोमेटिक 80 हो जाएगा। ओके, बट इस तरह से डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख रहे हैं जो डी ए बी है या बी ए डी बोलो, बी ए डी उसको प्लस करते उसको ऑपोजिट एंगल से, यानी सी वाला, ये एंगल कौन सा है, बी सी डी, वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, इसका रीज़न क्या है, तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए बी ए डी तो हमें पता है 100 प्लस बी सी डी तो हमें फाइंड करना है। सो यहाँ से हमें बी सी डी मिल जाएगा, दैट इज़ 180 माइनस 100 हो जाएगा, यानी 80 डिग्री एंगल आएगा बी सी डी। ओके, चलिए पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल जो है वो पी है 32 सेंटीमीटर एंड जो साइड्स है वो है 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। ओके, तो हम यहाँ पे एक ट्राइंगल एज्यूम कर लेते हैं, एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी और उसकी जो साइड्स है ए बी और सी बोल लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये भी हमें थोड़ा लिखना अच्छा रहेगा। ओके, सो लेट ट्राइंगल ए बी सी हैविंग साइड्स ए बी एंड सी, एंड ले लेते हैं लेट ए इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी ले लेते हैं हम 11 सेंटीमीटर, और जो सी है वो हमारे पास नहीं है। ओके, और दूसरा एक पेरीमीटर गिवन है, सो पेरीमीटर को हम पी बोल रहे हैं 32 सेंटीमीटर। अब आपको भी पता है कि पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तीनों साइड को ऐड कर देंगे, सो 32 इज़ इक्वल टू 8 प्लस 11 प्लस सी, दैट मीन्स 32 इज़ इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 19 प्लस सी, तो 32 माइनस 19 इज इक्वल टू सी, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 20 30 11 13। ओके, सो 13 आ जाएगा सी, सो सी इज़ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक सी मिल गया है यहाँ पे, और ए मिल गया है, बी मिल गया है, और पेरीमीटर है। अब पेरीमीटर है तो हम क्या करते हैं, सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर होता है p/2, दैट इज़ 32/2, दैट इज़ 16 सेंटीमीटर। तो ये मिल गया मुझे सेमी पेरीमीटर। ओके, अब मैं क्या निकालूंगा, 3 डायमेंशंस निकालूंगा, एक निकालूंगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके, ये 16 माइनस 16 माइनस 16 माइनस, ये कितना था, सी तो है 13, बी जो है मेरा है 11 और ए है मेरा 8। ओके, सो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 3। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या यूज़ करने वाला हूँ, हीरोन्स फार्मूला यूज़ करने वाला हूँ। हीरोन्स फार्मूला, जो फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, सो अंडर रूट एस जो है मेरा 16 है, एस माइनस ए अभी निकाला मैंने 8, एस माइनस बी अभी निकाला 5, और एस माइनस सी भी अभी निकाला है। ओके, सो यहाँ से आप देख सकते हो क्या हो रहा है, ये 16 जो है, ये 16 है वो बाहर आ जाएगा, इसके बाहर आ जाएगा तो वो बन जाएगा 4। ओके, रूट के बाहर आ गया। 8 है उसको मैं 4 2 लिख सकता हूँ, और पीछे है 5 3 लिख सकता हूँ। यहाँ से 4 भी आपको दिखाई दे रहा है कि 4 बाहर निकल सकता है और 2 बन जाएगा। ओके, सो 4 और ये 4 बाहर निकल गया तो 2 बन गया। ओके, और अंदर बचा 2 5 और 3 बचा। ठीक है, सो बाहर बचा 8 और अंडर रूट में बचा 10 3 30। ओके, सो दिस इज इट, 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा फाइनल आंसर आया। चलिए, इफ़ अ हाइट ऑफ सर्कुलर सिलेंडर इज़ 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक सर्कुलर सिलेंडर हम ड्रॉ कर लेते हैं जिसका जो हाइट है h इज़ इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है, और एरिया ऑफ अ कर्व्ड सरफेस है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड डायामीटर जो है, बेस का डायामीटर हमें निकालना है। ओके, सो ये होता है डायामीटर d, और जो रेडियस होता है, रेडियस को मैं r बोल देता हूँ। ठीक है, तो आपको सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो आना चाहिए, 2πRh। ओके, सो कर्व्ड सरफेस एरिया तो गिवन है 88,
तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं और पाई लिख देते हैं 22/7। रेडियस गिवन नहीं है, वही तो हमें फाइंड करनी है, और एच गिवन है 40। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7 2 14 कैंसिल आउट हो रहा है। सो 88 के यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, ये 244 और 44 2 88, सो 88 इंटू आर। तो क्या हो जाएगा, 88 डिवाइड बाय 88 हो जाएगा, सॉरी, इक्वल टू आर हो जाएगा। तो 88 1 88, दोनों कैंसिल हो गए, 1 इक्वल टू आर आ रहा है, यानी आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो रहा है। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, डायामीटर फाइंड करना है। तो डायामीटर डी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस होता है, सो 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर। तो डायामीटर जो हमारा आया सिलेंडर का वो आया 2 सेंटीमीटर। चलिए, कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विथ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज। हेड की फ्रीक्वेंसी गिवन है, टेल की फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमें प्रोबेबिलिटी दोनों इवेंट की निकालनी है, यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो ट्रायल्स हुए, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हुए वो कितने हुए, 1000 हुए। ओके, और उसमें से हेड कितनी बार गिरे, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ हेड्स, और यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ टेल्स। तो हेड्स कितनी बार आए, सो 455 टाइम्स आए और 545 बार टेल्स आए। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ टाइम्स नंबर ऑफ हेड्स जो गिरे वो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये एफ है। ठीक है, सो नंबर ऑफ हेड्स जो हुए वो आए 455 और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे 1000, सो ये 0.455 ये आंसर आ गया। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं हेड लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज माय फर्स्ट आंसर। और इसी तरह हमें यहाँ निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। ओके, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, गेटिंग टेल लिख देना और फॉर्मूला भी लिख देना, नंबर ऑफ हेड की जगह टेल्स लिख देना और नंबर ऑफ ट्रायल लिख देना। तो वो कितना आ जाएगा, 455 डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा, दैट मीन्स 0.545 आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। ठीक है, चलिए, x इक्वल टू 2 गिवन है, y इक्वल टू 1 गिवन है, इज ए सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें k निकालना है। ओके, सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। सो 2x हमें गिवन है 2 और 3y गिवन है 1, हमें k निकालना है। ओके, सो 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 इक्वल टू k। तो 7 इक्वल टू k हो जाएगा, तो k इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए चेक करना है कि 7 प्लस 3x फैक्टर है कि नहीं। तो जो फैक्टर है वो मैं 7 प्लस 3x बोल देता हूँ, और जिसका फैक्टर हमें साबित करना है वो उसको मैं p ऑफ x बोल देते हैं, या लेट लिख लेते हैं, p ऑफ x इक्वल टू 3x³ प्लस 7x। तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, या तो जैसे g ऑफ x है उसको आप 0 ले लीजिए। ओके, तो 7 प्लस 3x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 3x इक्वल टू हो जाएगा -7, देयरफॉर x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा -7/3। तो फैक्टर होने के लिए क्या 0 आंसर लाना पड़ेगा। तो हम क्या फाइंड करने वाले हैं, p ऑफ -7/3 जब रखेंगे, सो 3 हो जाएगा यहाँ पे -7/3 का क्यूब प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -7/3। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 3, माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, माइनस में आंसर आएगा, और 7 7 7 हम 3 बार लिख देते हैं, और नीचे 3 लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे भी ये माइनस हो जाएगा तो माइनस लिख लेते हैं, 49 डिवाइड बाय 3 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से एक 3 कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और 7 का क्यूब है वो होता है 243, और नीचे हो गया 9 माइनस 49 डिवाइड बाई 3। सो आपको भी पता है यहाँ पे 9 एलसीएम होगा, 9 1 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9। सो ऊपर आ जाएगा -243, और इस तरफ जो आएगा 3 इंटू 49 जब हम करेंगे 147। ओके, सो 147 आएगा, और 147 में हम प्लस करेंगे 243, तो हो जाएगा 390 डिवाइड बाय 9। ठीक है, और ऑब्वियसली ये जो आंसर है वो नहीं आएगा। ठीक है, सो आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं कि 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा और 0। सो फाइनल आंसर इज़ 130 डिवाइड बाई 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है क्या आएगा कि नॉट फैक्टर है ना, वो आप लिख देना कि 7 प्लस 3x इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ जो भी क्वेश्चन है। ओके, ये आंसर यहाँ पे हो गया। ओके, यहाँ पे एक करेक्शन है, यहाँ पे एक माइनस साइन लगानी रह गई है। ओके, यहाँ माइनस साइन आएगी,
यहाँ माइनस साइन आएगी। ओके, बाकी सब सही है, बस ये जो ऐड किया तो माइनस आएगा। ओके, सो -130/3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। चलिए, यहाँ पे एक ट्राइंगल गिवन है, यहाँ पे हमारे पास एक फिगर है। ओके, एक फिगर है तो वो बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से फिगर है और उसके अंदर कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि T, Q, यहाँ पे R, यहाँ पे P, दिस इज़ S, और यहाँ पे 135 डिग्री है एक्सटर्नल एंगल, और एक एक्सटर्नल एंगल है 110 डिग्री। और हमें क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। ओके, SPR गिवन है। ओके, SPR इज़ 135, हमने फिगर में तो बता दिया है। PQT गिवन है और 110 डिग्री है। ठीक है, साइड से PQR इन द फिगर एक्सटेंड्स QP, QP को एक्सटेंड किया हुआ, देख सकते हो आप, QP जो है उसको एक्सटेंड किया हुआ है, और RQ को भी एक्सटेंड किया हुआ है, ये इस तरफ एक्सटेंड किया हुआ है, और कुछ एंगल्स बन रहे हैं उसके, वो दिया हुआ है, और हमें PRQ निकालना है। दैट इज़ क्वेश्चन मार्क। कहाँ है PRQ? ये रहा PRQ, यानी ये वाला जो है वो क्वेश्चन मार्क है। ओके, तो ये आपको ढूंढना है। अगर तो आप या तो सारे इंटरनल एंगल्स निकालिए, या तो आप देखिए एक्सटर्नल एंगल की मदद ले सकते हो कि ये एक्सटर्नल एंगल जो ना, ये वाला, ये इक्वल होता है ये वाला एंगल प्लस ये अंदर वाला एंगल। ओके, तो बस आपको ये जो मैंने एरो बनाया ना, ये निकाल लो। ये किसकी मदद से निकाल लेंगे? 135 की मदद से, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो लीनियर पेयर से ये निकाल लेंगे तो ये मिल जाएगा ना। तो 110 इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो ये वाला मिल जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला एंगल निकाल रहा हूँ, ये वाला। तो ये कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है कि एंगल जो SPR है, ओके, SPR प्लस अगर मैं करता हूँ अंदर वाला एंगल QPR इज़ इक्वल टू 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये क्या बना रहा है? लीनियर पेयर बना रहा है। ओके, लीनियर पेयर। सो SPR तो हमें पता है 135 प्लस QPR विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो QPR जो है वो हमें पता चल जाएगा 180 माइनस 135, सो ये आ रहा है 45 डिग्री। ओके, QPR, ये 45 डिग्री मिला। कौन सा वाला मिला? ये लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जो मिला वो मिला 45 डिग्री। अब 45 प्लस समथिंग जो भी आएगा वो 110 होना चाहिए। किस तरह से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो ये बाहर वाला PQT है, PQT वो इक्वल आना चाहिए अंदर वाले जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल है वो। ओके, यानी कि QPR प्लस करवा देते हैं हम PRQ। ओके, PRQ। तो ये कैसे मैं लिख सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक रूल है कि एक्सटर्नल एंगल इज़ इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, इसकी वजह से। सो PQT हमारे पास है 110, और QPR जो है वो हमारे पास है 45, और PRQ तो हमें यहाँ पे निकालना है। ओके, सो 45 ये चला जाएगा इस तरफ, -45 हो जाएगा, माइनस है। ओके, और यहाँ पे PRQ। सो 110 में से जो 45 जाएंगे, 110 माइनस 45 तो हो जाएगा 65 एंगल PRQ। सो एंगल जो PRQ आया है 65 डिग्री। ओके, सो दिस इज माय फाइनल आंसर। चलो, क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये यहाँ पे रेशियो गिवन है 4 एंगल्स का, और सारे एंगल्स हमें यहाँ पे फाइंड करने। ओके, तो एक यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में एज्यूम कर लेता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे, जिसको मैं A, B, C और D मान लेता हूँ। ओके, और सारे जो एंगल्स है ना उसका जो रेशियो गिवन है, यानी यहाँ पे एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C रेशियो एंगल D इज़ इक्वल टू क्या गिवन है? 3:5:9:13 गिवन है। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, लेट x बी एनी नंबर ले रहा हूँ यहाँ पे, लेट x बी एनी नंबर। तो जिससे मेरा जो एंगल A है वो हो जाएगा, एंगल B हो जाएगा, एंगल C हो जाएगा, और एंगल D हो जाएगा। A हो जाएगा 3x, B हो जाएगा 5x, C हो जाएगा 9x, और D हो जाएगा 13x। ओके, अब हमें पता है कि जो एंगल A है एंगल B होता है, और एंगल C प्लस एंगल D, तो जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। सो सारे एंगल है, देखिए 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x, ये सारा होता है 360 डिग्री। ओके, तो ये सब x को आप प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 36x विच इज़ इक्वल टू
360 डिग्री, तो x इक्वल टू हो रहा है 360 डिवाइड बाय 36, तो x इक्वल टू आ रहा है 10। ओके, सो ये x मिल गया तो सारे एंगल मिल गए, मुझे सारे एंगल अब फाइंड ही करने हैं। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D और एंगल D। तो एंगल A है 3x, दैट इज़ 3 टेंजा, सो 30 डिग्री आ गया। सेकंड एंगल है 5x, दैट इज़ 5 टेंजा, दैट इज़ 50 डिग्री हो गया। फिर है C है 9x, दैट इज़ 9 टेंजा, दैट इज़ 90 डिग्री हो गया। और एक है 13x, दैट इज़ 13 टेंजा 130 डिग्री। ओके, सो दिस इज़ माय फाइनल आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 19 है, द पॉइंट ए बी सी जो सर्कल पे है, सेंटर में O है एंड इन द फिगर सच दैट बी ओ सी 30 डिग्री, ए ओ बी 60 डिग्री दिया है, डी इज़ अ पॉइंट ऑन सर्कल अदर देन ए बी सी और फाइंड हमें ए डी सी करना है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है और क्या बोला है, एक सेंटर O है। देखिए फिगर दी हुई है, ए बी और सी सर्कल के ऊपर है, किस तरह से वो गिवन है। देखिए आप, ए दिया है यहाँ पे, बी दिया है और इस तरह से सी दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बी ओ सी गिवन है ना, यहाँ पे बी ओ सी ये वाला एंगल गिवन है, कितना गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी ओ सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। और ए ओ बी जो है यहाँ पे देख सकते हो, ए ओ बी ये कितना गिवन है 60 डिग्री गिवन है। ओके, तो ए ओ बी इज़ 60 डिग्री। और डी जो है वो पॉइंट ऑन अ सर्कल अदर देन आर्क ए बी सी के आर्क के अलावा कहीं और जगह पे है, जैसे कि डी पे। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो आर्क है ना, इसको मैं एक आप देखो लाइन खींच लेते हैं, तो ये एक लाइन सेगमेंट होगा ए सी, और ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल मैं निकाल लेता हूँ। ओके, ये ए ओ सी, तो यहाँ से मैं एक काम कर रहा हूँ, एंगल ए ओ सी निकाल लेता हूँ, जो होता है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, दैट इज़ 60 प्लस 30 हो जाएगा, यानी ये मिल गया मुझे 90 डिग्री। ओके, और ये कैसे लिख रहा हूँ मैं, अच्छा यहाँ पे एक रीज़न लिखना था मुझे, फ्रॉम फिगर ऐसा लिख सकते हो आपकी फिगर को देख के। अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, ए डी सी निकालना है, और डी यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो ए सी है ना, जो सेगमेंट है ना, इसके ऊपर वो जो सेंटर से जो एंगल बना रहा है, वो अगर सेंटर के अलावा किसी सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट से अगर एंगल बनाता है, तो वो क्या होता है, उसका डबल होता है। तो ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला हमें फाइंड करना है। ओके, तो इसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है, एंगल ए डी सी जो है ना, सॉरी ऐसा नहीं लिखेंगे, मैं लिखूँगा एंगल ए ओ सी जो है ना, वो डबल होता है। ये अभी एक सम ऐसा आया था आगे कि वो होता है ए डी सी के बराबर। ये मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे थ्योरम है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.8। तो 10.8 थ्योरम है, यहाँ पे थोड़ा लिख रहा हूँ मैं, द एंगल subtended by an arc at the center is double। देखो सेंटर से जो आर्क बना रहा है, एंगल बना रहा है, जो आर्क ए सी है ना, वो सेंटर से एक आर्क बना रहा है, एंगल बना रहा है, तो वो डबल होता है। डबल द एंगल subtended by it at any other point on the remaining part of the circle, remaining part of circle। ओके, सो ये होता है। तो AOC हमें पता चल गया 90 डिग्री, दैट इज़ 2 टाइम्स एंगल ADC। तो 2 चला जाएगा 90 के डिवाइड में, और एंगल ADC मिल जाएगा, कितना आएगा 45 आ जाएगा, 45 हो जाएगा एंगल ADC। ठीक है, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ आप, बट आप सुनना ध्यान से, मेरे शब्द को सुनोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। तो ADC ही तो निकालना था हमें। ओके, ये रहा ADC, ये फाइंड कर दिया हमने। ठीक है, चलिए लेंथ ब्रेड्थ हाइट रेक्टेंगुलर बॉक्स की गिवन है यहाँ पे, यानी कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है कुछ इस तरह से, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी लेंथ जो है ना, ये वाली वो गिवन है 80 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ गिवन है 40 सेंटीमीटर, और हाइट जो है ना वो 20 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ L इज़ इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, जो ब्रेड्थ है दैट इज़ 40 सेंटीमीटर,
and height is 20 centimeter. If a square paper जो 40 centimeter length is to be glued on it, how many such papers will be required? तो चलिए वो तो बाद में करते हैं, पहले मैं इसका, क्योंकि देखिए ये स्क्वायर पेपर हम लेने वाले हैं, एक स्क्वायर पेपर जो 40 बाय 40 का स्क्वायर पेपर होगा, ये ऐसे कितने पेपर आप यहाँ पे आप पूरा इसको कवर करने में लगा दोगे, ओके, ऐसे कितने पेपर चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ओके। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल टू हमारा फार्मूला है 2 टाइम्स LB BH प्लस LH, ओके। सो 2 टाइम्स हो जाएगा L इंटू बी दैट इज़ 80 इंटू 40 प्लस B इंटू H दैट इज़ 40 इंटू 20 प्लस L इंटू H यानी 80 इंटू 20, ओके। सो 2 टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 4 ज़ा 32, सो 3200 प्लस हो जाएगा 800 प्लस हो जाएगा 88 2 ज़ा 1600, ओके। सो 2 टाइम्स यहाँ पे जो टोटल हो रहा है हमारा वो हो रहा है 5600, ओके। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो एरिया किसका आया, ये वाला एरिया आया है ना, ये ऊपर ये सारे एरियास आए, ये टोटल हमने बॉक्स का पूरे तरह से एरिया निकाली। अब हमें यहाँ पे स्क्वायर पेपर लेना है, ओके। तो एक स्क्वायर पेपर है, यहाँ पे एक स्क्वायर पेपर लेते हैं जिसका डायमेंशन क्या है 40 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं इसका एरिया निकाल लेता हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है, यानी साइड इंटू साइड आप ऐसा लिख सकते हो, ओके, साइड इंटू साइड। सो 40 इंटू 40 दैट इज़ 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे कितने पेपर चाहिए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ पेपर्स रिक्वायर्ड इज़ इक्वल टू, आपको क्या करना है, जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स डिवाइड बाय, आप लिख सकते हो एरिया ऑफ स्क्वायर पेपर। सो टोटल सरफेस एरिया हमारा था 11200 और डिवाइड में हम 1600 करना है, तो ये कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर हमारा कितना आएगा, 7 पेपर्स, ओके। तो यहाँ पे आंसर लिख देना आप, आंसर आएगा कि टोटल 7 पेपर्स आर रिक्वायर्ड, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए फिर कौन सेप टेंट है 10 मीटर हाइट एंड बेस, उसका रेडियस, बेस का रेडियस है 24 मीटर, फाइंड द स्लांट हाइट फाइंड करनी है और कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालना है टेंट बनाने के लिए, अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास 70 रुपीज़ का पड़ रहा है तो, ओके। तो यहाँ पे एक मैं कोन शेप का टेंट यहाँ पे बना देता हूँ, जिसकी जो हाइट है वो कितनी गिवन है, 10 मीटर की हाइट गिवन है, H इज इक्वल टू 10 है, और यहाँ पे बेस का जो रेडियस होता है ये R, तो R जो गिवन है, तो चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ H इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और जो R इक्वल टू 24 मीटर, मीटर है सारे, सॉरी यहाँ पे मीटर लिखना पड़ेगा, मीटर, और रेडियस है 24 मीटर, ओके। और हमें क्या निकालना है, स्लांट हाइट निकालनी है। स्लांट हाइट किसको बोलते हैं, ये जो L है ना उसको स्लांट हाइट बोलेगी, ये वाला, ठीक है। तो हमें यहाँ पे L पे क्वेश्चन मार्क करना है और हमें एक तो कॉस्ट निकालनी है, ओके। तो कॉस्ट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, कोन का राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, इसको मैं स्लांट हाइट L बोलूँ, ये जो हाइट है इसको 10 मीटर बोल देता हूँ, और ये जो है मेरा रेडियस, ओके। L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल टू 24 मीटर, सॉरी, ओके। सो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ, यहाँ पे शॉर्ट में अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि L स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज H, सॉरी नॉट L, तो H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दैट मीन्स 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, दैट इज़ 100 प्लस इसका आंसर आएगा 576, दैट इज़ 676, ये आया L स्क्वायर। तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 676, तो L इक्वल टू हो जाएगा 26 मीटर, ओके, 26 मीटर। तो ये स्लांट हाइट का आंसर हमारा आ गया। अब जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट कितनी गिवन है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट गिवन है, कितनी गिवन है देखिए 70 रुपीज़ है, 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपीज़ पड़ता है। तो हमारा कितना मीटर स्क्वायर है ये हमें निकालना पड़ेगा। टेंट बनाने के लिए हमें कितना, जो ये कितना कैनवास चाहिए, तो ये हमें कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ जो टेंट आता है उसका फॉर्मूला है हमारे पास पाई आर एल,
ओके, सो पाई इज 22/7, रेडियस हमारे पास है पहले से 24 और लेंथ अभी अभी हमने निकाला 26। चलिए, तो ऊपर जो है, ऊपर का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका आंसर आ रहा है 13728 और डिवाइड बाय जो 7 है ना, उसको मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, उसको रहने दे रहा हूँ कि मुझे बाद में ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो अब मुझे क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालनी है। ओके, सो टोटल कॉस्ट फॉर मेकिंग टेंट वो हो जाएगी जो मेरा जो एरिया है वो मल्टीप्लाई बाय जो 1 मीटर स्क्वायर का जो भाव है, कॉस्टिंग है वो। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7 10 70। ओके, सो जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 13728 रुपीज़। ठीक है, तो आप यहाँ पे फाइनल आंसर इस तरह से लिख देना कि इतना इतना हुआ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स है ना 20 टेस्ट, 20 टेस्ट जो है उसमें 20 मार्क का जो टेस्ट है मैथमेटिक्स का, उसमें से मार्क्स आए तो मीडियन यहाँ पे फाइंड करना है। तो ये सारे मार्क्स ही है यहाँ पे, मुझे ये क्वेश्चन गलत लग रहा है, ये सारे मार्क्स है। ओके, तो ये सभी का मुझे क्या करना है, मीडियन निकालना है। ओके, सो मीडियन निकालने के लिए यहाँ पे प्रॉपरली ऑब्जर्वेशंस को अरेंज करना पड़ेगा। सो मार्क्स को हम अरेंज कर देते हैं। तो मार्क्स कैसे लिखेंगे, एक तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, जो भी लिखते जाएगा ना वो मार्क करते जाना है, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि कुछ डबल हो जाए या कोई छूट जाए। देखिए 4 2 बार है तो यहाँ पे 4 लिखना है। उसके बाद 5 नहीं है, 6 ये रहा, 6 7 नहीं है, 8 ये रहा, और 9 नहीं है, 10 हमारे पास है, और फिर 15 है, और 18 है, और 20 है। तो कितना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, 11 हो रहे हैं, एक्चुअली 12 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 4 फिर 6 है, एक 12 रह गया बीच में, यहाँ पे एक 12 मिसिंग है। ओके, तो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 12 है, और 12 का मतलब क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो इवन हो जाएगा तो उसके लिए जो मीडियन का फार्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू होता है n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, और ये जो हो जाएगा तब डिवाइड बाय 2। तो टोटल कितना है, 12/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 12/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाय 2। इसका मतलब 12/2 यानी 6th ऑब्जर्वेशन प्लस 6 + 1 यानी 7th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। तो चलिए 6th ऑब्जर्वेशन आप काउंट करिए, 6 कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 ये रहा, और 7 ऑब्जर्वेशन है ये 8। ओके, तो 6 + 8 यहाँ पे 6th ऑब्जर्वेशन है 6 और 7th ऑब्जर्वेशन है 8। तो 6 + 8 डिवाइड बाय 2 दैट मीन्स 14 डिवाइड बाय 2। सो मीडियन क्या आया मेरा, मीडियन आया है 7। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है जिसमें 1500 फैमिली है विथ 2 चिल्ड्रन वर रैंडमली सिलेक्टेड एंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिसीव की नंबर ऑफ गर्ल्स, देखिए 2 बच्चे हैं उसमें से 2 गर्ल्स निकलेगी, दोनों की दोनों गर्ल्स निकलेगी, उतनी इतनी फैमिली है। एक ही गर्ल निकलेगी यानी एक बॉय निकलेगा तो उतनी फैमिली, और एक भी गर्ल नहीं निकलने वाली, इतनी फैमिली है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, इफ़ देयर आर 2 गर्ल्स वाली प्रोबेबिलिटी और नो गर्ल्स वाली प्रोबेबिलिटी। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर आर 2 गर्ल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स जो हो जाएगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज विथ 2 गर्ल्स, ऐसी फैमिली सारी जिसमें 2 गर्ल्स है, और डिवाइड में आएगा टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। ओके, सो नंबर ऑफ फैमिलीज जिसमें 2 ही गर्ल है वो कितनी है, देखिए 475, और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ फैमिली कितनी है, 1500। ओके, तो 1500, तो इसको जो आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना आंसर आएगा, ये 25 से कैंसिल होगी। ओके, तो 25 × 19 हो जाएगा, और ये 25 × 60 हो जाएगा। सो आपका आंसर आएगा 19 डिवाइड बाय 60। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आएगी। और सेकंड एक प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी कि नो गर्ल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल्स निकालने जाए तो यहाँ पे वही लिखना है कि नंबर ऑफ फैमिलीज विदाउट गर्ल। ओके, विदाउट गर्ल वाली सारी फैमिली, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो ऐसी कितनी फैमिली इसमें एक भी गर्ल्स नहीं है, तो ये रही 211। सो 211 डिवाइड बाय जो टोटल नंबर ऑफ फैमिली है वो है 1500। ओके, तो ये अभी कैंसिल होगा नहीं,
तो यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, तो दो आंसर मिले यहाँ पे, एक ये रहा 19/16 वाला और एक ये रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यहाँ पे रेशियो में क्या है, पैरामीटर गिवन है। ओके, सो लेट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ए बी एंड सी। ओके, तो उसके लिए हम एक और एज्यूम करते हैं, लेट एक्स बी एनी नंबर, लेट एक्स बी एनी, एक एक्स को एज्यूम कर लेते हैं। तो साइड हो गई ए, बी और सी। ओके, तो ए हो गया मेरा 12x, बी हो गया मेरा 17x और सी हो गया मेरा 25x। और यहाँ पे एक और चीज़ गिवन है, पेरीमीटर, दैट इज़ 240 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है तीनों साइड का सम। तो पेरीमीटर हमारे पास है 240, ए है हमारे पास 12x, बी है हमारे पास 17x और सी है हमारे पास 25x। ओके, यहाँ पे ये जो रॉन्ग है 540 है, सॉरी नॉट 240, 540। ओके, सो 540 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आ रहा है 54x। ठीक है, सो 540 डिवाइड बाई 54 विच इज़ इक्वल टू x। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, x मिल रहा है 10। तो x मिल गया तो आपको a b c का वैल्यू मिल गया, a b और c। तो a कितना था हमारा 12x था, b था हमारा 17x और c था हमारा 25x। ओके, सो इससे आप 12 10 करके ये निकाल लो 120। ओके, तो 120 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर लिख लेते हैं, 17 10 हो जाएगा ये 170 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 25 × 10, ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पे एक सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, दैट इज़ पेरीमीटर डिवाइड बाई 2, जो होता है 540 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 270 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हीरोन्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके पहले हम s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c निकाल लेते हैं। ओके, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो देखिए s कितना है 270 माइनस a हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 270 माइनस 270 माइनस b कितना है हमारे पास 170 है, ये तो 100 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, और ये हो जाएगा 250 दैट इज़ 20 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा हमारा 150। ओके, सॉरी 150 सेंटीमीटर। चलिए, तो अब हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करते हैं हम, हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला है, ओके, स्पेलिंग थोड़ा संभाल के लिखना, HERON एपोस्ट्रोफी S। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमारा फार्मूला है, हीरोन्स फार्मूला का, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ओके, सो यहाँ पे अंडर रूट S जो है हमारा पास 270 है, S माइनस A हमने निकाल रखा है, S माइनस B हमने निकाल रखा है, और S माइनस C है वो भी हमने निकाल रखा है। तो चलिए यहाँ पे जो बाहर निकलेगा वो क्या क्या निकलेगा, तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले ये 0 0 सारे निकाल लेते हैं। देखिए ये 2 0 निकलेंगे, 1 0 बन जाएगा, और ये रहे 2 0 और, तो यानी टोटल 4 0 है। तो 4 0 अगर बाहर निकलेंगे तो 2 0 बन जाएगा, यानी 100 बन जाएगा। तो अंदर क्या बचा, एक 27 बचा, यहाँ पे 15 बचा, ये 100 तो निकाल दिया मैंने, और ये बचा 20। ओके, सो 100 और क्या निकाल सकते हैं, देखिए 27 है, और 27 को मैं लिख सकता हूँ 9 3 ज़ा, और 15 को लिख सकता हूँ मैं 5 3 ज़ा, और 20 को लिख सकता हूँ मैं 4 5 ज़ा। ओके, सो चलिए जो भी बाहर निकल रहा है वो हम बाहर रखते जाएंगे। सबसे पहले क्या बाहर आ रहा है, ये 9 बाहर आ रहा है, यानी उसको मैंने 3 लिख दिया बाहर। फिर ये 3 दो बार है, तो एक बार 3 रख के ये दोनों 3 बाहर निकल गए, और यहाँ 5 5 है, 2 बार है, तो 5 बाहर निकल गया, और ये 4 बाहर निकल जाएगा तो 2 बन जाएगा। ओके, तो सब कुछ बाहर निकल गया है, तो कुछ बचा नहीं है, और इसका जो ओवरऑल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास। लाइन ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए पे, ए बी और ए सी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और चलिए यहाँ पे हम अपना खुद का एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हम जो भी पॉइंट आउट करना चाहे या जो भी चीज़ें हमें एंगल्स लिखना चाहे वो अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन में दी है वो अलग है, हमें भी खुद की एक फिगर यहाँ पे बनानी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, एक तो ये गिवन है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई
विच इज़ इक्वल टू 70 डिग्री करके दिया हुआ है। एक हमारे बी ओ डी गिवन है दैट इज़ 40 डिग्री, और हमें क्या निकालना है, बी ओ ई निकालना है, क्वेश्चन मार्क रख रहे हैं, और हमें एक निकालना है रिफ्लेक्स सी ओ ई निकालना है, वो भी एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ओके, एक बी ओ डी पता है कहाँ है, बी ओ डी दैट इज़ ये वाला एंगल पता है, और वो है 40 डिग्री। ओके, और दूसरा ए ओ सी ये वाला, और बी ओ ई ये दोनों, ये दिख रहा है, ये एरो किए हुए, उनका सम दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये बी ओ ई पूछा है, तो अगर दोनों में से एक भी मिल जाए तो दूसरा मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये उसके सामने ये दिख रहा है आपको, ये क्रॉस दिख रहा है, यानी उसके सामने वाला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पड़ रहा है, यानी ये 40 है तो ये भी डायरेक्टली कैसे हो जाएगा, 40 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो चलिए, ये इस तरह से डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको लिख के बताना है किस तरह से। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला सी ओ ए या ए ओ सी लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए, जो एंगल ए ओ सी है वो इक्वल टू है ये बी ओ डी के बराबर। ओके, बी ओ डी के बराबर, यानी ये हो गया हमारा 40 डिग्री। ए ओ सी कितना बन गया, 40 डिग्री। ओके, और इसका कारण है, ये क्यों इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। चलो, तो ये मिल गया। अब आपको भी पता है क्वेश्चन में ये गिवन है, ये वाला गिवन है रिलेशन ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई गिवन है 70 डिग्री। तो ए ओ सी तो मिल गया 40, तो बी ओ ई मिल जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा बी ओ ई, तो एंगल बी ओ ई हो जाएगा मेरा 70 माइनस 40, तो बी ओ ई हो गया 30 डिग्री। ओके, सो दिस इज़ फर्स्ट आंसर। चलिए, सेकंड का आंसर क्या है, सी ओ ई, रिफ्लेक्स निकालना है ना, रिफ्लेक्स, बट पहले सी ओ ई निकाल लेता हूँ। सी ओ ई कहाँ है, सी ओ ई ये मिल गया 30 हमारा, ये मिल गया 30, और सी ओ ई ये क्वेश्चन मार्क है, तो ये पूरा लीनियर पेयर बना रहा है, ये एंगल प्लस ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों जो एंगल है वो एक लीनियर पेयर बना रहा है। ओके, तो मैं लीनियर पेयर का यहाँ पे थोड़ा जो दिख रहा है इस तरह से बना रहा हूँ कि एंगल जो ए ओ सी है, ये वाला एंगल लिखा मैंने, प्लस एंगल ये वाला सी ओ ई प्लस एंगल ये वाला बी ओ ई, ये सब मिलके कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि दिस इज़ लीनियर पेयर है। तो ए ओ सी हमारे पास है 40 डिग्री, सी ओ ई तो निकालना है, और बी ओ ई हमारे पास है 30 डिग्री, ये 180 डिग्री। तो चलिए, ये 40 और 30 70 हो जाएगा, और सी ओ ई विच इज़ इक्वल टू 180, तो सी ओ ई हो जाएगा 180 माइनस 70, दैट मीन्स सी ओ ई हो जाएगा हमारा 110 डिग्री। सो अब हमें क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स फाइंड करना है। रिफ्लेक्स सी ओ ई क्या होता है, अगर ये एंगल सी ओ ई होता है तो उसका जो ये वाला पार्ट होता है ना वो रिफ्लेक्स, इसको भी सी ओ ई पढ़ते बट रिफ्लेक्स पढ़ेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा, हम कैसे 360 में से माइनस करवा के, तो 360 माइनस में अगर करवा देता हूँ तो आंसर आएगा 0, 5 और 250 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये सेकंड आंसर भी आ चुका है। ओके, सो चलिए, ये हमारा पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। होप कि आपको ये समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए, फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।